हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आपको मजा आएगा। 12th क्लास का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक से। और जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आप ये बोलोगे कि डेफिनेशन में कुछ और पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे निकला कुछ और। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, कूलम्स फोर्स बिटवीन द टू इज। आपको ये बताना, ये क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी 2003 में आ चुका है। अब आप वीडियो करो पॉज और इसका करेक्ट ऑप्शन बताओ कौन सा है, उसके बाद मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो अगर आपने बताया कि इसका करेक्ट ऑप्शन सी है तो आपका आंसर बिल्कुल भी सही है, यानी कि आपका आंसर करेक्ट है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्वेश्चन में क्या है। देखो, इन्होंने कहा कि एक हाइड्रोजन एटम है। अब हम सबको पता है जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। तो इन्होंने यही कह रहे हैं एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन एटम का, वो न्यूक्लियस के अंदर है और उसके चारों तरफ जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ये कह रहा है ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। आपको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा फोर्स, उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे लगाएगा। अब ये जो दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला किसने दिया था? आपने 12th में पढ़ा है, कूलम्स ने। तो अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आएगा वो बताता हूँ। अब आप वो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ट्विस्ट ये तो स्केलर फॉर्म में हमने वहां पढ़ा था। और डेफिनेशन को अगर आप देखोगे इसके, तो आप ये देखोगे कि हम वहां पर बोलते थे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस F, हम फोर्स F को क्या बोले, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो हमने कहा जो F है वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और Q1 Q2 का हमें मैग्नीट्यूड लेना है, यानी कि Q1 Q2 को पॉजिटिव। वो अगर नेगेटिव भी हैं तब भी हमें पॉजिटिव ही लिखना है। लेकिन अब जब हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं तो पहली चीज तो हमने स्केलर फॉर्म में पढ़ा, अब यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। दूसरी चीज में यहाँ पे इस पहले ऑप्शन में माइनस है, तीसरे ऑप्शन में माइनस है, यानी कि यहाँ तो माइनस भी आ गया है। तो अगर हमारे दिमाग में ये रहेगा कि भाई हमने उसके जो 12th क्लास में पढ़ा था, स्केलर फॉर्म में पढ़ा था, इसके अकॉर्डिंग तो फिर ये तो दो ऑप्शन होने नहीं चाहिए, ये माइनस वाले तो होने चाहिए, जबकि करेक्ट ऑप्शन तो ये माइनस साइन के साथ भी ये वाला ही है। समझ आ रहा है नहीं सर? अब मैं आपको इसको बताता हूँ सॉल्यूशन, बड़ा आसान सा सॉल्यूशन। देखो बच्चों, करना क्या होता है ना, अब हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसी को। तो एक चीज समझ लो, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना उसको भी हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो प्रोटॉन का चार्ज होता है उसको भी हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आपको लगेगा कि जब दोनों को ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? देखो डिफरेंस बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमने क्या लिखा, ये F के प्लेस पर लिख दिया हमने F, ठीक है, और हमने इक्वल्स टू, और इसको हमने बना लिया वेक्टर। वेक्टर का मतलब इसमें एरो, F के ऊपर एरो लगा दिया, यानी कि हमने F को वेक्टर फॉर्म में लिखा है। K जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, ये वाला 1/4πε0। लेकिन अभी यहाँ पर हमें कुछ इसकी वैल्यू लिखना नहीं है, मतलब K लिखना है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर बच्चों K। अब Q1 एक चार्ज होता है, Q2 दूसरा होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसके चार्ज को हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। ये E हमारा प्लस में है, मतलब हम E लिख दिया तो हमने उसके आगे कोई साइन नहीं लगाया तो प्लस में माना जाएगा। लेकिन जो ये दूसरा चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन है, ये तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसको ब्रैकेट में करके -G कर देंगे, यानी कि Q2 की जगह हमने ये लिख दिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब R स्क्वायर क्या है? ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस है, यानी कि ये रेडियस हो गया इस ऑर्बिट का, वो R कर दिया। अभी हमें इस राइट हैंड साइड को वेक्टर बनाना है, तो हमने क्या करना है, हमें इन किसी भी चीज को नहीं छेड़ना। देखो E इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो वैसे ही स्केलर फॉर्म है, K ये तो कांस्टेंट है, तो हमें इस चीज में कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें कुछ जोड़ देना है जिससे ये राइट हैंड साइड हमारी वेक्टर बन जाए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हमने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, R लिख देते हैं और इस पर एरो लगा, R लिख देते हैं और इस पर कैप लगा देते हैं, तो ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा क्यों कर दिया, तो आप ये देखो, अगर मैं इसको, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये कूलम्स लॉ किस में हो गया, वेक्टर फॉर्म में। अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, F वेक्टर का साइन, और ये माइनस पहले लिख देता हूँ -K। अब ये E और E क्या हो जाएगा, E स्क्वायर और अपॉन R स्क्वायर, और ये अब अगर आप इसको स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो F को अगर स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो बिना एरो के लिखोगे, ये हो गया, माइनस की जगह
सॉरी माइनस तो हटा देना है, क्योंकि माइनस तो ये स्केलर फॉर्म में दोनों चार्ज को हमें पॉजिटिव लिखना होता है, तो माइनस आएगा नहीं। Q1 Q2 की जगह जब E लिखोगे तो E² हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर वाला ही हो जाएगा। अब बात आई, ये एक्स्ट्रा आ गया ना हमारा, तो ये समझो ये होता है यूनिट वेक्टर। ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1। तो वेक्टर फॉर्म में ये ऐसे लिखा गया है, और ये जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब जब हम इससे इसको मैच करके देखते हैं, तो हमने कहा इसका करेक्ट ऑप्शन तो ये सी वाला है। तो हमने इसको देखा, माइनस लगा है, के है, E² है, ठीक है, मगर यहाँ पर R³ है, और यहाँ पर ये इस तरीके का, यहाँ पर ये कैप नहीं लगा है, यहाँ पर एरो लगा है। तो अब इधर देखो, एक चीज आपने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन। ये जो यूनिट वेक्टर R होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है। इस R को इस तरीके से लिख सकते हैं, R एरो डिवाइडेड बाई R, यानी कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। यानी कि R के ऊपर ऐसा एरो लगाया, फिर इस R का मैग्नीट्यूड लिखा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसकी स्केलर फॉर्म, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जब हमने इसको इस तरीके से लिख दिया बिना एरो के, तो इन दोनों का रेशियो किसके रहा है? इसके रहा। अब इसको रिप्लेस करके जब इसको लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपको माइनस ke² और इसकी जगह आपने लिखा R वेक्टर का साइन, और ये वाला R² लिख दिया। अब ये वाला R भी नीचे आएगा ना भाई, आपने ये वाला R यहाँ लिख दिया, ये वाला नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो ये R, ये वाला R और ये R मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये क्यूब हो जाएगा। तो आप अगर देखो तो ये इसका जो आपने करेक्ट ऑप्शन टिक लगाया था वही आंसर है। तो ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म में किस तरीके, देखो अगर कोई कह रहा है ये भी बेटा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन वो क्या करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको नहीं देते, ज्यादातर इसको देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ने रट रखा होता है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के। तो हमारे दिमाग में तो रहता है डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? R²। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल आंसर कौन सा उन्होंने चेंज कर दिया इसको, तो इसलिए नीचे क्या आ गया? R³। तो इसको अगर हमें नहीं पता होता तो, या थोड़ा बहुत पता होता तो हमें लगता है अरे यार ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो बेटा यही इसका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं आंसर सी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे किसी इंटरटेनिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक कोशिश करते रहें।